जब सपने बड़े हों और इरादे उनसे भी ज़्यादा मजबूत, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। और इस बात को सच कर दिखाया शांभवी चौधरी ने। 15 जून 1998 को जन्मी पटना की बेटी शांभवी का सफ़र एक आम लड़की का नहीं था। स्कूलिंग नॉटर डेम एकेडमी पटना, फिर दिल्ली की आइकॉनिक लेडी श्री राम कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन, और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इन सोशियोलॉजी। पॉलिटिक्स में आने से पहले शांभवी एक सीरियस एकेडमिक रिसर्चर थी और उनके पीएचडी का टॉपिक था बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट और जेंडर का रोल। शांभवी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफी गहरा है। फादर अशोक चौधरी बिहार के सीनियर बीजेपी जेडीयू लीडर और ग्रैंडफादर महावीर चौधरी फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर रह चुके हैं। ईयर 2022 में उनकी शादी सयन कुणाल से हुई, जो फॉर्मर आईपीएस और सोशल रिफॉर्मर आचार्य किशोर कुणाल जी के बेटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 25 इयर्स की उम्र में शांभवी को एलजेपी से समस्तीपुर एससी रिजर्व सीट का टिकट मिला और उन्होंने बना दिया एक रिकॉर्ड। इंडिया की सबसे यंग दलित महिला कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रही थी। 4 जून 2024 को उन्होंने कांग्रेस के सनी हजारी को 1.87 लाख वोट से हराया। समस्तीपुर की पहली महिला एमपी शांभवी चौधरी और 18वीं लोकसभा की सबसे युवा एमपीज में शुमार हो गईं। लेकिन शांभवी की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक आवाज थी। ये एक मैसेज था, बिहार का नया चेहरा अब डेवलपमेंट चाहता है, न कि सिर्फ जातिवादी नारा। उनका कैंपेन 4 पिलर्स पे फोकस था: इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। उनकी एजुकेशन और समाज पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें एक इंटेलिजेंट और अप्रोचेबल लीडर बनाया। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया और इसे यूथ रिप्रेजेंटेशन का एक हिस्टोरिक मोमेंट कहा। लेकिन शांभवी यहाँ रुकी नहीं। उन्होंने एक बड़ा कमिटमेंट लिया, अपनी एमपी सैलरी 5 इयर्स तक डोनेट करेंगी सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए। उनकी इनिशिएटिव का नाम पढ़ेगा समस्तीपुर तो बढ़ेगा समस्तीपुर। आज शांभवी चौधरी एक सिंबल है नए बिहार की, नए भारत की, जहां एक यंग, एजुकेटेड, डायनामिक और ग्राउंडेड लीडर कास्ट के ऊपर उठकर रियल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही हैं। 25 की उम्र में संसद तक की यह जर्नी सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। शांभवी ने साबित कर दिया है, लीडरशिप का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होती, वो होती है एक विजन, एक नई सोच। हाय, दिस इज आंखों का सफर पॉडकास्ट विद शालिनी। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। नॉटर डेम एकेडमी से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर समस्तीपुर के सांसद के सफर में इन्होंने ये प्रूव किया है दैट एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन सक्सेस की सीढ़ी है। So please welcome the youngest woman MP of India, the dynamic, most grounded Shaambhavi Chaudhary. Hello Shaambhavi, welcome to the podcast. You know, it's a moment of pride for me because I'm sitting in front of my teacher and I want to congratulate you also for this wonderful podcast that you're doing. And I just hope कि ये podcast सुन के लोगों को अच्छा लगे और किसी ना किसी के काम आए। Thank you Shaambhavi, ये टाइम देने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है जो बच्चा मतलब नॉटर डेम में यू वर माय स्टूडेंट। और Actually, I have a question. हाँ, आप
आपको कैसा लग रहा है ये पॉडकास्ट मतलब विद अ स्टूडेंट? It is. I'm feeling so proud of you, beta. It like. मतलब बहुत अच्छा. You have made all of us so proud. And keep it up. God bless you a lot. बहुत आशीर्वाद. थैंक यू सो मच. क्या आपने कभी सोचा था that politics में जाना है और पार्लियामेंट तक कभी पहुंच सकेंगे? पॉलिटिक्स में जाना है ऑनेस्टली अगर ईमानदारी से मान से करें तो हाँ, बिकॉज हम अपने फैमिली से अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता हैं. मेरे दादाजी भी राजनीति करते हैं, मेरे फादर भी राजनीति में हैं. तो बचपन से ही एक जो सेवा भाव है ना वो था. अपने दादाजी को अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखिए, अपने पिताजी को अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखिए. तो बचपन में जब से समझ आया तब से यही करना था. मतलब वो खून में. हाँ, वो खून में कहने से ज्यादा कि मतलब ये मेरा पैशन था कि हमको यही मतलब आगे चल के मेरे को यही करना है. फिर ऑब्वियसली एज अ फादर मेरे डैड और मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहते थे कि कुछ अलग मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड में भी जा सकती हो, कुछ और ट्राई करके देखो, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत छोटी हो. एंड मेरे पेरेंट्स पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे. सो दे वर ऑलवेज लाइक कि पहले पढ़ाई पूरा करो, पढ़ाई के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए. और क्योंकि दे न्यू कि हम इतने पैशनेट है पॉलिटिक्स को लेके, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, मेरे को इतना ज्यादा आई यूज्ड टू परफॉर्म इन डिबेट्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता था, यूथ पार्लियामेंट्स होता था, मेरे को सब में पार्टिसिपेट करना होता था. तो उन लोगों का ये था कि कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए. तो दे वर लाइक नहीं, तुम्हारे को पढ़ाई करना है, तुमको पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, वरना यू नो कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं. मतलब इट विल जस्ट ऐड मोर टू योर पर्सनालिटी. सो यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ राइट नाउ. तो हम पढ़ाई किए. जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया तब आई वाज लाइक अब तो मेरा मास्टर्स हो गया है, अब हमको पॉलिटिक्स में आना है. तो मेरे डैड बोले कि ठीक है ना, विल सी व्हेन द टाइम इज राइट तब देखा जाएगा, अभी तुम्हारे को अपने काम पे फोकस करना है. मतलब हम ज्ञान निकेतन जो इंस्टीट्यूट है उसको देखते थे, उसमें काम करते थे. क्या रोल था तुम्हारा? डायरेक्टर थे हम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल. एंड मेरी शादी भी हो गई थी, तो मेरे इन-लॉज के साइड पे इंस्टीट्यूशंस था. और क्योंकि मेरे को पटना में ही रहना था, पटना नहीं छोड़ के जाना था, तो मेरे को था कि चलो हम इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे और हम साइड बाय साइड अपने पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और हम अपना पीएचडी करेंगे. तो वो सब शुरू हो गया, पीएचडी एडमिशन हुआ, एवरीथिंग. फिर 2024 का इलेक्शंस अनाउंस हुआ. फिर I said let's give it a try. Why not? मतलब मेरा एज लिमिट हम मतलब ऑब्वियसली रीच कर चुके हैं 25. I can contest elections. तो एक ट्राई करते हैं. And my dad said, okay, तुमको जो सही लगता है तुम करो, give it a try. And they were all very supportive. और फिर हम पार्लियामेंट पहुंच गए. तो ऑनेस्टली मेरा बचपन से सपना तो था पॉलिटिक्स में आने का, बट इतने जल्दी मेरे को एक पॉलिटिकल ब्रेक मिलेगा ये बहुत मतलब आई थिंक किसी के साथ शायद ही ऐसा हुआ. So I'm very grateful for this opportunity and I just want to keep thanking God that He chose me for this. And बिहार के सभी लोग, they are also thankful that you have entered politics. I think I have received a lot of love and affection. मतलब पॉलिटिकल एंट्री के पहले मेरे को नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा डैड के साथ काम करते रहे हैं. जैसे उनका अगर कोई भी 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव जब पार्टी लड़ रही थी तो बहुत क्लोजली हम देखते थे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है. मेरे डैड वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे जनता दल यूनाइटेड के साथ, तो बहुत क्लोजली मेरे को सब कुछ देखने का मौका मिला. बट एक चीज जो हम उस टाइम नहीं सेंस किए और हम अपने एंट्री के बाद सेंस किए वो है अनपैरेलल्ड लव जो लोगों का मिलता है. वो एक होता है बैक स्टेज काम करना और एक होता है फ्रंट स्टेज पे आके काम करना. और फ्रंट स्टेज पे आने के बाद मेरे इनफैक्ट आपको लगता है मेरे पेरेंट्स के भी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था कि इतना ज्यादा लोग यू नो विल वांट यू, विल लाइक यू. There's a reason because आप reach out कर रहे हो सबको. You are among the people. सबके साथ हो. Prove कर रहे हो. I don't know. मेरे को बस ये लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से करते हैं. एंड क्योंकि बहुत लंबा सफर है तो सब कुछ अच्छा रहे. I just keep trying my best. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो अपना बेस्ट देते रहना चाहिए. बाकी एवरीथिंग विल फॉलो इनटू प्लेस. So now that you have entered politics, leadership का क्या मतलब है आपके लिए? What is the definition of leadership? A true leader. I think a true leader is somebody who has the
courage to stand for his or her people. A true leader is somebody who can be a strong voice for the people who are behind him or her. A strong leader is somebody who, like, it's not just about growing individually. अगर एक लीडर ग्रो करता है तो वो यही प्रयास करेगा कि उसके साथ उसके अगल बगल के जितने लोग हैं वो लोग भी ग्रो करें। कोई लीडर अकेले बन ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा हम नहीं समझते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो अकेले किसी पोस्ट पे बैठ सकता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वो अकेले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकता है, पद पे वो अकेले बैठ सकता है, पर लीडर वो अकेले कर सकता है। लीडर के लिए उसको लोगों की जरूरत होगी, और अगर आपके साथ लोग हैं तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। You have to be a strong voice for them. You always have to stand by them. That is the truth. That's great. That's really great. आपने अनाउंस किया है that first 5 years of your salary आप समस्तीपुर के बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को देंगे, और आपका एक स्लोगन भी है, पढ़ेगा समस्तीपुर तो बढ़ेगा समस्तीपुर। So what is it? आप मुझे बताओगे उसके बारे में? तो ये थॉट मेरे को आया कि लाइक आई सेड कि एक लीडरशिप तभी डेवलप हो सकता है जब आप अगर ग्रो करें तो आप अपने साथ सबको लेके चलें। एंड मेरे दादाजी मतलब हम सब दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और मेरे दादाजी के समय पे टाइम बहुत डिफरेंट था। उस टाइम पे उतने इनफ रिसोर्सेज नहीं थे। जो वंचित और शोषित वर्ग से आते थे वो अपने अधिकार के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो मेरे दादाजी कहानी हमेशा सुनाते हैं, वो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब वो बहुत बूढ़े हो गए और उनको कुछ भी नहीं याद रहता था, जब भी वो यही पूछते थे कि तुमको क्लास में कौन सा डिवीजन आया, तो मतलब वो इतने सीरियस थे पढ़ाई को लेकर के। और वो हमेशा ये कहते थे कि उनके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनके टाइम पे कोई उनको हेल्प किया एजुकेशन के लिए, और वो एक नदी थी उसको तैर के पार करके वो स्कूल जाते थे। पैकेट एक चना का उस टाइम पे भूंजा होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे, तो चने के भूंजे को प्लास्टिक में बांध के वो अपने पॉकेट में रखते थे। वो नदी पार तैर करके जाते थे, वो अपना स्कूल में पढ़ाई करते थे, वही वो भूंजा पूरे दिन खा के रहते थे। दिस इज द स्टोरी जैसे वो अपना एजुकेशन के, बट बिकॉज वो सही तरीके से पढ़ लिए, उनको कोई मदद कर दिया, उनका पूरा जनरेशन आने वाला लिफ्ट हो गया। तो एजुकेशन इतना जरूरी है आज के दिन में। और मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे पास वो रिसोर्स है, क्योंकि मेरे को भगवान की दया से मतलब पैसे का कोई लालच नहीं है, तो मेरे को हमेशा ये लगता है मेरे दोनों फैमिलीज, मतलब द फैमिली दैट आई वाज बोर्न इनटू एंड द फैमिली दैट आई एम मैरिड इन, तो दोनों इतने स्ट्रांग हैं कि रहने को और खाने को हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी जो सैलरी है वो जहाँ से आई, मेरे को जनता के प्यार की वजह से मिला, तो हम उसको वापस जनता में दे देना चाहते हैं। और स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि हम ये नोटिस किए कि जब भी किसी परिवार में कोई विपत्ति या कोई संकट आता है, स्पेशली जैसे फैमिलीज जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते, इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट थिंग दे कॉम्प्रोमाइज ऑन वो होता है अपनी बेटी की शिक्षा। बेटे को पढ़ा देंगे पर बेटी को वो छोड़ देंगे, कहते हैं कि यार 10th करा के छोड़ दिया या 12th करा के छोड़ दिया। तो मेरा बस आइडिया ये है कि हम उन बच्चियों की मदद कर सकें जो पढ़ने में सही में अच्छी हैं, और अगर उन लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो बेटर कर जाएंगे अपने लाइफ में। सिर्फ इसी के लिए आई थॉट कि नहीं, ये पूरा सैलरी वापस एजुकेशन। बहुत 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 अच्छा आइडिया और बहुत अच्छे थॉट्स। थैंक यू। नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट योर इन-लॉज, योर like the family you're married to, आप प्लीज अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताएं। और like everybody knows him, everybody knows your family, everything, so ये बताओ कैसे मिले? हम लोग का लव स्टोरी सब लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम लोग का इंटरकास्ट मैरिज है, तो जब हम लोग की शादी हुई थी तो सब लोग हमें से पूछते थे लव स्टोरी सुना। जब हम पॉलिटिकल में एंट्री भी हो गया तो एक पॉडकास्ट का हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि तुम लोग का शादी कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लोग सोचते कि बहुत फिल्मी सा स्टोरी होगा कि लोग गुस्सा आ रहे हैं या फिर हल्ला हो रहा है या लड़ाई हो रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सायन एंड आई मेट कॉलेज के टाइम पे दिल्ली में, एक्चुअली वी मेट एट द यूथ पार्लियामेंट। ओके, सो हम लोग लिटरली वो कपल है जो यूथ पार्लियामेंट से रियल पार्लियामेंट तक पहुंचे। पर हाँ, हम लोग यूथ पार्लियामेंट में मिले। एंड सायन, आई नो कि सायन एंड आई बोथ न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि वी लाइक ईच अदर।
मतलब हम लोग एक दूसरे का कंपनी पसंद था, हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था एंड हम लोग बहुत साल तक बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब कि यू नो समबडी जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके, जिससे आप सब कुछ बात कर सके, जिससे बात करके आपको कंफर्ट फील हो। ड्यूरिंग हम लोग थ्रू कोविड हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऑल दीज डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो फैमिली में अगर कुछ कभी जैसे अलग अलग सिचुएशंस रहा, उसमें ही वॉज देयर फॉर मी। I knew कि no, I really like this guy and he's a beautiful person. मतलब मेरे को लगता है कि आप मतलब किसी भी इंसान से शादी करने के पहले ये चीज जरूर देखना चाहिए कि इंसान अच्छा होना चाहिए। गुड लुक्स डज नॉट मैटर, मनी डज नॉट मैटर, कहाँ रह रहे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक टाइम के बाद ऑल दैट विल मैटर इज कि वो इंसान कैसा। एंड आई नो कि सायन मतलब मेरे से भी बेहतर इंसान है। ये somebody जो किसी को ना दुख इंटेंशनली पहुंचा सकता है, ना वो कभी किसी के लिए बुरा कर सकता है। He always wants to help everybody and he's just very and you know he's very like lively, full of life। आपके भी जीवन में कलर्स डाल दे वैसा है वो। So I was like no, this is the perfect guy and I want to marry him and I told my parents। My parents knew कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर obviously कॉलेज में कौन शादी के लिए मानता। तो जब मास्टर्स वगैरह खत्म हो गया then I told my parents कि ऐसा ऐसा है। And Sayan also told his parents कि we want to get married। फिर हम लोग की फैमिलीज मिली एंड क्योंकि हम लोग पटना में रहते हैं, छोटा जगह है, तो ऐसा नहीं कि फैमिली एक दूसरे को जानती नहीं थी। हम लोग के कॉमन मतलब म्यूचुअल्स भी बहुत सारे थे एंड बस तो हम लोग की शादी फिक्स हो गई। एंड देन मतलब आई वाज स्टिल वेरी यंग, आई वाज ओनली 24 व्हेन आई गॉट मैरिड। सो दैट वाज आल्सो अ थिंग कि मेरे को लग रहा था इतने जल्दी की मतलब आज के डेट में इतने जल्दी क्यों शादी करना है। बट एट द बैक ऑफ माय माइंड आई न्यू दैट दिस इज द गाय आई वांट टू मैरी एंड हम अभी शादी करें या 4 साल बाद शादी करें विल नॉट मेक अ डिफरेंस। एंड देन आई गॉट मैरिड टू हिम and the family that I'm married into also is a beautiful मतलब बहुत अच्छे वहाँ के संस्कार है। बहुत मेरी मदर इन लॉ itself मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम बहुत ambitious हैं और मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम आते हैं और हमको पॉलिटिक्स एंटर भी करना था। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज भी ओके हों किसी डॉटर इन लॉ के पॉलिटिक्स करने से, क्योंकि एक पब्लिक प्रोफेशन है और पब्लिक लाइफ है। कोई 9 to 5 नहीं है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक हम लोग बाहर रहते हैं, लोगों से कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। एंड ऑल्सो कि हम लोग के सपोर्टर्स हैं तो हमारे क्रिटिक्स भी बहुत सारे हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। बट क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक ऐसे इंसान थे जो आई थिंक अगर जन सेवा और मानव सेवा का बात होता है तो दे ऑलवेज टेक आचार्य किशोर कुमार सबसे पहले उनका नाम सबसे एंड ही वाज आल्सो अ फेमिनिस्ट। पता नहीं लोग ये वाला बात तो हम हमेशा बार बार कहते हैं माय फादर इन लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब ही इज अ ट्रू फेमिनिस्ट। अगर किसी का एग्जांपल देना हो तो हम उनका देंगे क्योंकि वो हमेशा ये बोलते थे कि तुमको जो करना है करो। इनफैक्ट ही वाज दैट पर्सन हु ऑलवेज सेड कि शांभवी कुछ अच्छा कर सकती है। मेरे इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे भी आई एम द ओनली पर्सन ही कैंपेन फॉर। So and my mother-in-law was also working. She's a very strong woman. She has built a lot of institutions all by herself. तो मेरे को पता था कि मेरे ambitions को वो लोग हमेशा support करेंगे, वो लोग बहुत supportive थे। And my husband obviously, so we are 2 peas in a pod. So we met as friends, then we got married, and now we have a very nice relationship where he really is the man behind everything I do. Like हम लोग हर चीज डिस्कस करते हैं, हम लोग हर चीज के बारे में बात करते हैं। We have a beautiful friendship also क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, तो we discuss everything. So that means you are both complementing each other. दोनों एक दूसरे को support कर रहे हैं अपने अपने वर्क में। Yes, I think it's very important. Yeah, it is. It is very important. क्योंकि जब भी हम लोग के समाज में ये है कि अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो 2 लोग का तो साथ उसको चाहिए ही चाहिए। आई एम लकी बिकॉज मेरे पीछे एक ऐसे पिता थे जो अपनी बेटी पे भरोसा करते थे और आज मेरे पीछे एक ऐसा पति है जो अपनी पत्नी पे भरोसा करता है। तो डेफिनेटली आई एम लकी लाइक दैट। शांभवी, बिहार की पॉलिटिक्स में आज भी लीडर्स अपने कास्ट के बेस पे वोट मांगते हैं। क्या आपके खुद के कैंपेन में यही हुआ था? सी कास्ट के बेसिस पे वोट मांगना डेफिनेटली
अब नहीं होता है। कास्ट के आधार पे लोग वोट नहीं मांगते हैं, पर कास्ट इज अ बिग थिंग इन पॉलिटिक्स। बिहार पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर मेरे को कास्ट के बेसिस पे वोट मिला होता तो हम बिहार प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा वोट से नहीं जीते। तो मेरे को हर कास्ट का वोट मिला, ऐसा नहीं है। पर इफ आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड से दैट कास्ट इज अ बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग कि कौन कहाँ से कंटेस्ट करेगा। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से दलित कम्युनिटीज के लोग लड़ते हैं, किस सीट में क्या समीकरण कास्ट का बनता है, उस हिसाब से वहाँ की कैंडिडेट डिसाइड होगी। तो कास्ट अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, पर मेरे को सारे कास्ट के लोग ने वोट दिया, क्योंकि अगर सारे कास्ट के लोग हमको नहीं वोट देते तो हम चुनाव जीत ही नहीं पाते। तो सारे कास्ट के लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं। हाँ, और देते रहेंगे। देखो सबके कास्ट, देखिए कास्ट इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि कास्ट इज अ बिग फैक्टर ऑफ हू आई एम, एंड इट्स, ये कभी भी इकोनॉमिक नहीं था, ये हमेशा एक सोशल आइडेंटिटी था, और ये हमेशा सोशल आइडेंटिफिकेशन ही रहेगा। ये कभी भी इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो चीज तो मेरा आधार है ही। हम एक दलित महिला है, एक दलित परिवार की बेटी है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मेरी आइडेंटिटी, और हम गर्व से ये कहते हैं कि हम एक दलित समाज की बेटी है। पर ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि आज की राजनीति में आपको सिर्फ एक कास्ट आगे लेके रखना चाहिए। अब हम लोग एक ऐसे पॉलिटिक्स में शिफ्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग सबके विकास की बात करें, पर ये मेरे को उस चीज से नहीं रोक सकता है कि हम अपने समाज के लोगों की आवाज नहीं बढ़ाएं। हम हमेशा जो दलित अत्याचार है उसके खिलाफ आवाज को उठाएंगे, महिलाओं के लिए। जैसे हमेशा लोग सोचते हैं ना कि अगर महिला सांसद है तो महिलाओं के लिए बोलेगी, वैसे ही हमारे समाज के लोग भी सोचते हैं कि ये इस समाज के आते हैं तो इसकी बात करेगी, तो हम वो हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे। ये कहना कि बिहार में सिर्फ गुंडागर्दी और करप्शन चलता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ये तो आई थिंक सही नहीं है कहना कि बिहार में सिर्फ करप्शन और गुंडागर्दी चलता है, बिकॉज हम लोग एक दौर में जरूर बिहार में रहे हैं जहाँ पे संगठित अपराध हो रहे थे, जहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दी जा रही थी सरकार द्वारा। पर अब इस तरीके से नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोग उस फेज के बहुत आगे आ चुके हैं। आज भी हम लोग की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उतनी मजबूती से चल रही है, और हम लोग को खुलेआम कहते हैं कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसा दिखता है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो आपराधिक कार्यों में मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट को रखा है, तो आप उसको साबित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हम लोग एक वहां पे आगे जहाँ अपराधियों को डर लगता है, पर अगर भ्रष्टाचार और ये गुंडागर्दी के बीच किसी ने बिहार प्रदेश में बोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजद की सरकार है, और वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव जी की शासनकाल में ऐसा हुआ। तो अगर अभी जैसे नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत सारे वोट बैंकर्स आरजेडी को वापस चाहते हैं, बहुत है ऐसे, तो बिहार के लिए वो सिचुएशन लेट्स होप कभी ना आए, बट आप क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत लिमिटेड होता है। अगर सोशल मीडिया के डेटा को आप ट्रैक करके ऐसा सोच लो कि कमेंट्स मुझे ज्यादा आते हैं या फिर उनकी तरफ से लोग ज्यादा बोलते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेस हो, या फिर हम लोग जिस सर्कल में या फिर आप लोग पर्टिकुलरली जिस सर्कल में उठते बैठते हो उसमें बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। दैट्स नॉट द ग्राउंड रियलिटी। रियलिटी जो जमीन पर होता है वो बहुत उससे डिफरेंट होता है। अगर हम लोग सोशल मीडिया के बेसिस पे चलते तो हम लोग 2024 का लोकसभा कभी नहीं जीत पाते। अगर हम अपने सोशल मीडिया के हिसाब से चलते तो भी हमको लगता है कि 2024 वाला जो लोकसभा था उसमें इतना ज्यादा एंटी कमेंट्स चल रहा था। तो ये हम चीज समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया एक्सेस बहुत ही लिमिटेड होता है और वो बहुत ही कम लोगों को इन्वॉल्व करता है, और जो जमीन पर जो सच्चाई होती है वो उससे बहुत ही विपरीत होती है। एनडीए की सरकार ने गरीबों को आवाज दी है, महिलाओं को आवाज दी है, एनडीए की सरकार ने किसानों को आवाज दी है ना। ऑब्वियसली वो लोग सोशल मीडिया पे या हमारे सोशल सर्कल्स में तो है ही नहीं, तो ये कह देना कि नहीं बहुत लोग उसके सपोर्ट में, ऐसा नहीं है। विपक्ष की है, वो भी पार्टी है, वो भी इतने साल से राजनीति करती है, उनके भी सपोर्टर्स हैं, पर वो इतना सपोर्ट काफी नहीं है कि वो सरकार वापस। तेजस्वी यादव यूथ के लीडर के रूप में समझे जाते हैं, क्या आप उन्हें अपना राइवल समझती हैं या उनका नैरेटिव फ्लॉड लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव युवा है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो एक फैक्ट, एज आप किसी का चेंज नहीं कर सकते, पर वो युवाओं की आवाज है। आई डाउट
अभी तक तो हम नहीं देखे हैं कि वो युवाओं के लिए मजबूती से कोई बात रखते हो। एक वो रट पकड़ लिए युवाओं का रोजगार, और वो बार बार उसी पे करे। पर आप युवाओं के रोजगार का बात जो आप कर रहे हैं वो बात सही है, पर आपने युवाओं के लिए किया क्या है? आप उनके लिए अभी भी क्या कर रहे हो? आप कहीं के विधायक, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही युवाओं के लिए क्या कर रहे हो, इसका तो आप एग्जाम्पल सेट करो। वो मेरे राइवल नहीं है, क्योंकि आई थिंक किसी को भी पॉलिटिक्स में ये कह देना कि ये इंसान मेरा राइवल है, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज इतना लिमिटेड परसेप्शन मेरा नहीं है किसी भी चीज को लेकर। उनका नैरेटिव डेफिनेटली फ्लॉड है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं राजनीति में कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं कि मेरे को आपसे प्रॉब्लम है या मेरे को किसी एक पर्टिकुलर इंसान से प्रॉब्लम है। ये विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और हम लोग का आइडियोलॉजी अलाइन नहीं करता है। उनका आइडियोलॉजी कभी भी कहीं से भी दलितों की बात नहीं करता, उनका आइडियोलॉजी महिलाओं की बात नहीं करता। अभी हम लोग देखेंगे लालू यादव जी के पैर पे अम्बेडकर जी की तस्वीर को रख दिया गया और उनका पलक तक नहीं छपा। मतलब ये, और उस टाइम पे डिफेंस में ये लोग कहे कि वो बहुत बीमार है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर अब वो इतने बीमार है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लेते हो। तो आप दोनों चीज हिपोक्रिटिकल स्टैंड आप ले रहे हो। महिलाओं की कभी कोई मतलब महिलाओं की आवाज नहीं बने, महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था उनकी शासनकाल में। वो आज तक, इनफैक्ट अभी भी जब तेजस्वी यादव जी को अगर मेरे पे कुछ टिप्पणी करनी होती है या मेरे बारे में कुछ बोलना होता है तो वो पर्सनल अटैक पे ही जाते हैं। तो आई डोंट वांट टू रिपीट द थिंग्स ही हैज सेड, वो तो सब कुछ कैमरा पे है और वो जाकर सुन सकते हैं। पर वो जिस तरीके से बोलते हैं वो शो करता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है। अगर गरीबों की भी बात करें तो वो गरीब गुरबा वाली राजनीति डेफिनेटली वो स्लोगन वहां से शुरू हुआ था, तो गरीबों के लिए कभी कोई काम हो नहीं पाए। वो एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को ही खुश करने में रह गए, और उनकी आज भी राजनीति वही है कि वो जिस समाज से आते हैं बस उस समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी कभी सेम हो ही नहीं सकती। तो ये मतलब आई डोंट सी हिम एज अ राइवल, आई डोंट सी हिम एज अ कंपटीशन। मेरे को बस लगता है कि अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो और अपने लोगों के लिए काम करो। आजकल प्रशांत किशोर भी आपके लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। What is your say on that? See, I think प्रशांत किशोर to me is politically irrelevant. मेरे को नहीं लगता कि वो इतने इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस पॉडकास्ट का मिनट्स भी उन पे निकाले उनके बारे में बात करके। बट एक चीज़ हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने एक पीढ़ी ऊपर के जो लोग हैं उनको देख के हम लोग बड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं। मेरे फादर के टाइम पे, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे जो राजनीति हुई उस समय हम लोग आज भी पुराना पार्लियामेंट डिबेट्स देखते हैं जहाँ पे एक दूसरे की आलोचना होती थी, कटाक्ष होते थे, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी और मनमोहन सिंह जी भिड़ जाते थे, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग, लालू प्रसाद यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, रामविलास पासवान जी थे, तो सबका डिबेट्स देखते हुए हम लोग बड़े हुए। तो एक वो वाली राजनीति है कि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो आप सही वर्ड्स के यूज होते, आप उनकी आलोचना करें। वो दायरा, वो लिमिट होता है बहुत अच्छे से, मतलब सुनने वाले को भी मजा आ जाए कि यार कितने अच्छे से वो बोले। तो हम लोग वो राजनीति, प्रशांत किशोर जी को, तेजस्वी यादव जी को डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करके लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर पर्सनल अटैक पे आना है तो हम भी बहुत कुछ, पर मतलब कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार हमको नहीं दिए कि हम किसी की आलोचना करने के लिए, किसी के राजनीतिक जीवन पे कटाक्ष करने के लिए उन पे कोई पर्सनल अटैक करें। मेरे वो संस्कार नहीं है। अगर उनकी वो सीख है, वो यही चीज आगे वाले समाज को सिखाना चाहते हैं। हम उनसे कितने छोटे, लगभग हम 20 साल उनसे छोटे थे, 20-30 साल। अब आप हम एक दलित महिला पे जो 20-30 साल आपसे छोटी है उसको आप इस तरीके से प्रताड़ित करना चाह रहे हैं ऑन कैमरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोलना चाह रहे हैं। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आप बिहार जब बदलने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव चेंज है कि एक 25 साल की युवा दलित महिला राजनीति में है। आपको उसको एनकरेज करना चाहिए, पर आप उसको डिस्करेज करें। आपको परेशानी किस चीज से कि दलित समाज की लड़की आगे जा रही है, कोई लड़की आगे जा रही है, अशोक चौधरी की बेटी आगे जा रही है। और अगर आप
ये तीनों को मिक्स करके एक पर्सनल कमेंट अगर आप पास करें तो आई डोंट थिंक कि आपने वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, क्योंकि आपको ये नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि आप कितने सामंती अपने सोच में हैं और आप कितने ज्यादा हिपोक्रिटिकल अपने स्टैंड में, क्योंकि आप बिहार अगर बदलना चाहते हो तो बदलते हुए बिहार को देखने की क्षमता आप में नहीं है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो इस पर ज्यादा आई डोंट थिंक कि बोलने का जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हुए 2025 में अगर बीजेपी जेडीयू वर्सेस आरजेडी होता है तो क्या आपकी पार्टी एलजेपी आपको फ्री स्टांस लेने देगी या आपको किसी बंधन में रहना पड़ेगा? नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूती से एनडीए के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ है। कहीं से भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने नहीं कहा है कि हम लोग को अलग रहना है, हम लोग को चुनाव लड़ना है, साथ में लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। ये चीज जरूर है कि हम लोग चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी को सीमित ना किया जाए, उसको सिर्फ ये कह के कि आप क्योंकि एक मतलब अभी आप रिसेंटली लोकसभा का चुनाव लड़े और आपके 5 सांसद हैं, पर ये भी देखना चाहिए कि हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग का कैपेसिटी है उस तरह से परफॉर्म करने का। तो संगठन को आगे ले जाने के लिए नेता हमेशा कड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अपना 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करेंगे। चिराग पासवान जी और आपकी आइडियोलॉजीज मैच करती है? ऑब्वियसली मतलब इसीलिए हम उनकी पार्टी के साथ हैं। इनफैक्ट मेरे फादर जनता दल यूनाइटेड में मिनिस्टर हैं, बट जब मेरे को ये डिसीजन लेना था कि हमको किस पार्टी के साथ अलाइन करना है, तो हम लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए चुने थे। और उसका भी एक रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो हमको नहीं लगता कि आज कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा कोई युवा फेस बिहार में है जो युवाओं की बात को प्रखरता से रखता है। अगर हम दलितों की हित की बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी बार बार केंद्र मंत्री रहते हुए भी निडरता के साथ दलित, वंचित, शोषित वर्ग के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज को रखा है। अगर हम लोग बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ही उनका आइडियोलॉजी है, जिसपे वो बिहार प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये सब के अलावा अगर हम एज अ पर्सन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें तो हम उनको चुनाव के पहले से भी जानते हैं। वो एक एल्डर ब्रदर के फिगर में थे मेरे हस्बैंड के लाइफ में, और वो इतने कंपैशनेट और इतने काइंड है। उनका अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स इज जस्ट एज गुड एज सर्विंग ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो बिना इमोशंस के वो कुछ डिसीजन नहीं लेते, हमेशा लोगों को साथ लेके चलते हैं। और अगर हम लोग उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी की बात करें तो उनकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था। उनके सभी सांसद को पार्टी से ले लिया गया था। जो पार्टी उनके फादर ने अपने खून पसीने से सींच के बनाई वो उनसे छीन लिया गया, उनका घर छीन लिया गया। लेकिन हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी के आदर्श को लेकर के वो आगे चले और वापस से पार्टी को खड़ा किया। 5 सांसद को वो ले गए। तो कहीं से भी कोई डाउट नहीं है कि ही इज पॉलिटिकली इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकली वेरी केपेबल। So I wanted to be with somebody जो I know is young and who can bring about change. सनी हजारी जी ने कहा आपको ग्राउंड लेवल का कुछ भी नॉलेज नहीं है। योर से I think विपक्ष जब अपने रोल में रहते हैं, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो आपको पे बोलना ही है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष कुछ बोले ही ना। और कुछ ना कुछ बोलने के लिए जब लोगों के पास कुछ नहीं होता है बोलने को तो वो यही सब चीज बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको अगर कुछ बोलना ही है तो सबसे इजी सिंपल चीज बोलो कि यार ये तो रियलिटी से बहुत दूर है। तो ये चीज क्योंकि कोई भी ऐसा कोई आई डोंट थिंक कि कोई स्केल है ना जो मेजर कर सके कि वो कितने रियलिटी को जानते हैं और हम कितने रियलिटी को जानते हैं। बट ओनली टाइम कैन टेल कि हम कितने अच्छे पॉलिटिशियन प्रूव हो पाए हैं। और उनकी भी उम्र हमसे बहुत ज्यादा नहीं है कि वो बहुत अनुभवी हो और वो ऐसा एक सिंपल कमेंट पास करके। उनसे ज्यादा अनुभवी लोग जो है वो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे मजबूत स्तंभ हैं, जो आज हमको इस कह सकते हैं कि यहाँ तक हमको पहुंचाने वाले जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो उनसे कई
कई ज्यादा उम्र में बड़े भी होंगे और उनसे कई ज्यादा अनुभव भी उनको होगा, और अगर वो जब मेरे साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही खड़े हुए होंगे। और ये सिर्फ कह देना कि रियलिटी से दूर है, इनको रियलिटी पता नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। हम लोग जितना ग्राउंड पे काम किए हैं और जितना आगे अभी भी काम करते हैं और जितना आगे काम करने की हम लोग की क्षमता है, उसका कोई आई थिंक उसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम लोग कैंपेन के पहले भी कई दफ़ा हम बहुत सारे अलग अलग NGOs के माध्यम से ग्राउंड पे काम किए हैं, वो हेल्थ सेक्टर हो, वो एजुकेशन सेक्टर हो। मेरे दादाजी के नाम पे मांगे फाउंडेशन चलता है, उसके साथ भी आई वाज वर्किंग। अभी पॉडकास्ट की शुरुआत में ही हमने कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव बैक स्टेज हम है कि पूरा मॉनिटरिंग करने का। तो क्योंकि हम इसके पहले कोई चुनाव नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कोई ना कोई पहली बार आके चुनाव लड़ता ही है। तो सिर्फ ये कहते ना कि क्योंकि हम पहली बार चुनाव लड़े तो हमको रियलिटी पता नहीं है, ये बहुत ही गलत और बहुत ही आई थिंक इमेच्योर स्टेटमेंट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आपके एज के कारण ये सब कमेंट पास करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट यू आर प्रूविंग योरसेल्फ। आई थिंक कि लोगों को आदत नहीं है यंग लीडर्स की। आई डोंट नो व्हाई ऐसा लोग सोचते हैं कि राजनीति करने के लिए बहुत बूढ़े होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब यंग लोगों को स्पेस वो देना चाहिए पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि यंग पीपल ब्रिंग यंग एनर्जी, दे ब्रिंग न्यू परसेप्शन, न्यू होप, अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो गवर्नेंस का स्ट्रैटेजी भी बहुत हम लोग का डिफरेंट होता है। आई कैन फील दैट डिफरेंस बिटवीन माय फादर एंड आई। तो यू नो मेरे को पता है कि चेंज तो होता है, बहुत कुछ चेंज होता है। तो आई थिंक और क्योंकि जो मेरे विपक्ष में चुनाव भी लड़े वो भी आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा अनुभवी इनसे उम्र में इतने ज्यादा बड़े थे कि वो हमको इमेच्योर बोल पाए, बट ठीक है बोल दिए तो बोल दिए। मे बी दैट इज व्हाई ही इज देयर एंड आई एम हियर। या राइट। शांभवी, ऐसा अक्सर देखा गया है आप राहुल गांधी को फटकार लगाने से पीछे नहीं रहती। राहुल गांधी पे इतना गुस्सा क्यों? मेरे को बस लगता है कि जब उन लोगों के पास एक चांस था बिहार को विकसित राज्य की दिशा में लेके जाने का, वो लोग वो प्रयास नहीं। मेरे को कहीं ना कहीं ये पता है कि राहुल गांधी जी अगर चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, पर वो नहीं किया। मे बी दैट इज व्हाई माय फादर आल्सो लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन जनता दल यूनाइटेड। जब उनको लगा कि ये लोग बिहार के लेके सीरियस है ही नहीं और बिहार की बात रख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब सिर्फ और सिर्फ बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हाँ हम लोग देश के नेता हैं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, पर हम लोग अपने प्रदेश को भी आगे लेके जाना है, ये हम लोग का प्रायोरिटी है। और राहुल गांधी जी हमेशा जब वो बिहार आते हैं वो कुछ ना कुछ फनी बोल के ही जाते हैं। तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आपको थ्रेटेंड फील हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो जितनी बार आते हैं वो एनडीए का ही फायदा करके जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि एनडीए को फायदा हो जाए। अभी उनके अध्यक्ष बोले हैं छोटे मोटे राज्य जैसे बिहार। मतलब ये क्या है? बिहार विधानसभा छोटा मोटा राज्य बिहार, उनको पता ही नहीं है कि बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, उनको पता ही नहीं है बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, उनको पता ही नहीं है कि जो इमरजेंसी, अब तो 50 साल इमरजेंसी को भी हो गए, आपातकालीन का जो उन लोग शासन रखे थे देश में, उसकी जड़ों को हिलाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वो भी बिहार के ही, तो उनको ये पता ही नहीं है। और इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है कि ये लोग बिहार पे क्यों कमेंट करते हैं, जब इनको बिहार को लेके वो सीरियस है ही नहीं, हमारे राज्य को लेके वो गंभीरता से सोचते ही नहीं है, बिहारियों के लिए वो आज तक कभी आवाज उठाए नहीं है। तो ये कन्वीनियंस का जो पॉलिटिक्स ये लोग करना चाहते हैं ये बिहार में नहीं चलेगा, और इसके खिलाफ हम लोग हमेशा, आज ही नहीं हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या नीतीश कुमार केपेबल हैं फर्दर बिहार की जिम्मेदारी लेने के लिए, या अब ये पास ऑन कर देनी चाहिए? केपेबल वो डेफिनेटली है, देयर इज नो डाउट। वो बहुत मजबूती से विकासशील बिहार को विकसित बिहार की ओर, मतलब डेवलपिंग से डेवलप की ओर अगर ले जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता बना के सफर तय भी नीतीश कुमार जी ने ही किया है बिहार के लिए। हम लोग कभी भी ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, और स्पेशली बिहार की बेटी होने के नाते हमको तो लगता है कि इससे हम लोग कभी भी उतने थैंकफुल उनके प्रति हो ही नहीं सकते जो उन्होंने बिहार की बेटियों के लिए किया। उनकी कई ऐसी योजना है, जैसे
I don't know if a lot of people know about it, पर उनकी साइकिल योजना एक ऐसी योजना है जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकग्नाइज्ड है और अफ्रीकन कंट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट किया गया. इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार. उनका 7 निश्चय था, जैसे नल जल योजना था, हर घर बिजली था, हर घर सड़क था. ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज देश के लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और वो शुरू बिहार से हुई है. और जीविका दीदी भी जो उनका समूह चल रहा है, जीविका दीदी का सीड्स बिहार में बोया गया था जो आगे चल के आंगनबाड़ी वर्कर्स पूरे देश में बन गए. तो डेफिनेटली आजीविका दीदी से उनको आज जाना जाता है. तो ही इज अ विजनरी लीडर, इसमें कोई डाउट नहीं है. आज बिहार को आप खुद भी देख सकते हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और बिहार को अपनी आंख के सामने चेंज होते हुए हम जब देखे, मतलब हम वो वाला टाइम तो हम नहीं देखे हैं जिसमें लोग आरजेडी की सरकार थी, क्योंकि उस टाइम पे बिहार छोड़ के लोग बाहर भागे. लेकिन हम वो टाइम जरूर देखे हैं जब बिहारी वापस बिहार आए, और वो क्यों आए हैं ये भी हम लोग डिफरेंस देखे. तो डेफिनेटली वो विजनरी लीडर है और उनमें कैपेबिलिटी बिहार को लीड करने की है, इसमें कोई डाउट नहीं. और हम लोग सब देखें कि जनवरी की ठंड में जब बहुत लोग अपने कमरे से, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा की अभी कुछ महीने पहले ही, और वो हर जिला जा जाके जितनी भी विकास की योजनाएं थी उसका शिलान्यास किया. तो डेफिनेटली कैपेबिलिटी तो उनमें है और उनमें वो क्वालिटीज भी है जो बिहार को आगे लेके जा सकती है और लेके जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर एज ए यंग पर्सन, हम जैसा पॉडकास्ट की शुरुआत में भी करें कि टाइम रहते यंग लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब तक यंग लोगों को मौका नहीं देंगे तो वो लोग कैसे आएंगे. बट डेफिनेटली बिहार को आगे कौन लेके जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये एक गठबंधन के तहत हम लोग एनडीए अलायंस में है. ये अलायंस के तहत इसको तय किया जाता है और अलायंस का जो भी डिसीजन रहता है वो फाइनल डिसीजन रहता है. आई थिंक अलायंस चाहती है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि वो एनडीए के साथ है, एनडीए के फैसले के साथ है. तो जो भी गठबंधन का फैसला हो हम लोग मजबूती से उसके साथ हैं. ऑपोजिशन कहती है आप सिर्फ एक मोदी वेव की बेनिफिशियरी हैं. अपनी असली आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने क्या क्या किया? इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी जीत का बहुत बड़ा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि हम लोग सब उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे. इसमें कोई डाउट नहीं है. हम लोग कभी भी अपने लालच के लिए चुनाव लड़ नहीं रहे थे. हम लोग देश के लिए चुनाव लड़ रहे थे, देश में सही सरकार बने जो देश को आगे लेके जा सके, हम लोग इसके लिए चुनाव लड़ रहे थे. आज भी जब हम लोग संसद भवन में बैठते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश की चर्चा करते हैं, देश को कैसे आगे लेके जाना है उसकी चर्चा करते हैं, और इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं. तो अगर हमको उनके नाम का बेनिफिट मिला तो वो सिर्फ हम ही को नहीं, हम लोग सब जितने लोग जीत गए उन सबको मिला, और हम लोग कोई भी इस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते. मेरी जीत का एक एक श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है. जहां तक रही अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने की बात, तो आइडेंटिटी आप अपने काम से ही क्रिएट कर सकते हैं. कोई भी आपको जो लोग कहते हैं मांगी हुई चीज लौटानी पड़ती है, इसीलिए उसको कमाना पड़ता है. तो आइडेंटिटी को कमाना पड़ता है मेहनत करके, और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं. सिर्फ हमें नहीं, मेरी पूरी टीम है जो लगातार लगी हुई है. समस्तीपुर की जनता अगर जुड़ के हमको भेजी है तो उनके जितने भी सपने हैं, जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, उस पर हम लोग खड़ा उतर पाए. कोई भी एक इंसान आगे नहीं बढ़ता अकेले, उसको पूरी टीम की जरूरत होती है. तो टीम के साथ हम लोग बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं. जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन होता है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर एक जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी अगर जैसे एमपी के दायरे में ये काम होता है, और जो विधायक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनके दायरे में कुछ काम होते हैं, कुछ काम आपके मुखिया पंचायत लेवल पे होते हैं. तो सबका काम डेजिग्नेटेड होता है, पर ये आम आदमी को समझ में नहीं आता है.
जब कोई गरीब होता है उसके पास इतना अवेयरनेस ही नहीं होता है कि ये काम किसके उसका है, तो ऐसे में वो लोग उस ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं जो सबसे पहले रीचेबल है। और हम अपने टीम को भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से फिर से हम आभार व्यक्त करेंगे कि इतनी अच्छी टीम है कि समस्तीपुर की जनता को लगता है कि माननीय सांसद का दरवाजा हमेशा खुला है। मेरी जो सांसद बिटिया है उसके पास हम लोग कभी भी पहुंच सकते हैं, तो मेरे पास वो लोग कभी भी किसी भी समय आते हैं। हम हमेशा 24 आवर्स आई ट्राई कि हम लोगों के साथ रह सके, हम लोग का काम जो भी शिकायत है उसको दूर कर सके। अपनी आइडेंटिटी विद टाइम आई थिंक क्रिएट हो जाएगी। आइडेंटिटी के पीछे भागना नहीं है, वो समय रहते वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। आपको बस काम करते रहना है। आप मतलब जो मेरा सफर है वो इतना लंबा है कि अभी ये सब चीज सोचना भी है। अभी पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगे रहना है। जनता ही आपको बनाएगी, जनता ही आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपको मौका मिले तो यंग जनरेशन की एनर्जी को आप कैसे चैनलाइज करोगे? यंग जनरेशन की एनर्जी, सो यंग एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है और बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। सही डायरेक्शन में हो तो सही काम करेगी और अगर गलत डायरेक्शन में हो तो इट विल नॉट बी गुड। सो हमेशा वो एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज हो, बिहार के ग्रोथ के लिए चैनलाइज हो, देश की ग्रोथ के लिए चैनलाइज हो, ये हम लोग को प्रयास करना है। और ये हो सकता है संभव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप सुनिश्चित करें कि हमारा जो युवा वर्ग है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप ये सुनिश्चित करें कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करवाना है, प्राइवेट के माध्यम से भी करवाना है, ताकि और लोग सशक्त हो सके और लोग अवेयर हो सके। जो यंग जनरेशन आ रहे हैं उनको सही मायने में बताना है कि क्वालिटी क्या है, ताकि अगर हम वोकल हैं तो वो भी वोकल हों और वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करें, सही बातों के लिए वो यूज करें। यंग एनर्जी जब भी कहीं आती है दे ब्रिंग विद देम एक अलग ही एक माहौल लेके आती है। उस माहौल को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग को लगातार अवेयरनेस आउटरीच कैंप्स करना। सोशल मीडिया इज अ बिग टूल। आज हम ये हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल बन चुकी है, उसको सही तरीके से यूज करना, युवाओं में हर चीज को लेके अवेयरनेस स्प्रेड करना, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो आपका रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो आपके जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड हो, उनको लगातार अवेयर करते रहना। और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं, लोग काम करते हैं, इकोनॉमिकली वो लोग सिक्योर होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी बहुत बेटर होते जाता है विद टाइम। सो आई थिंक ये रोड मैप रहना चाहिए। और मतलब एक चीज जरूर कहेंगे कि युवाओं को, जो मेरे एज के हैं लोग, जो इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं स्पेशली, अपनी एनर्जी को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक बहुत फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में है जहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन है, इतना डेटा है, लगातार हम लोग कम्युनिकेशन के बीच में है, लगातार हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, और इसको कंट्रोल करना, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। बट व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग उसको सही तरीके से यूज करें, उसको हम लोग लाइक रिस्पॉन्सिबली यूज करें। अगर हम लोग के पास आज के जनरेशन में डेटा, आज के जनरेशन में इंफॉर्मेशन इज द रियल पावर। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन यू आर पावरफुल। एंड अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, तो आपको वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, ताकि वो हम लोग के स्टेट के काम आए, हम लोग के देश के काम आए। हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पे क्या पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज्यादा एडवांस हो गए कि हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि हम लोग के एक्शंस का रिएक्शन क्या होगा। तो इसीलिए वी शुड बी अवेयर, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड वी शुड पुट ऑल द एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। आपके अनुसार सक्सेस इन पॉलिटिक्स मीन्स टू यू इज विनिंग इलेक्शंस और ब्रिंगिंग चेंज? इफ विनिंग इलेक्शंस, देन क्यों और कैसे? अगर ब्रिंगिंग चेंज, तो वो चेंज क्या होगी और आप उसको कैसे स्टार्ट करें? डेफिनेटली ब्रिंगिंग चेंज, क्योंकि राजनीति में चुनाव का हार जीत तो लगा रहता है। कोई ऐसा नहीं होता कि ताउम्र एक बार हम सांसद बन गए तो हम बने रह जाएंगे सांसद।
ऐसा कभी नहीं होता। हर 5 साल के बाद हमको एग्जाम में अपेयर करना है, अपना एग्जाम पास करना है। जनता ने चाहा तो हम एग्जाम पास करेंगे। और ब्रिंगिंग अ चेंज इसीलिए भी क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मेरी जीत उसमें नहीं थी कि हम समस्तीपुर के सांसद बन गए, मेरी जीत इसमें थी कि हम समस्तीपुर की सांसद बिटिया। लोग हमको आज भी कहते हैं कि शाम्भवी मेरी बेटी है समस्तीपुर में। लोग कहते हैं कि जब भी हम वहाँ से पार करते हैं तो कोई हमको अपनी बहन मानता है, कोई हमको अपनी बेटी मानता है, कोई हमको अपनी दीदी मानता है। तो मतलब एक जो वो प्यार और स्नेह है ना, वो आप कभी भी किसी चीज से मैच ही नहीं कर सकते। और हम समस्तीपुर की पहली महिला सांसद भी है, तो चेंज तो वहीं से शुरू होती है। और हमको लगता है कि ये चेंज अच्छा चेंज है और ये चेंज शुरुआत है जो बाकी चेंजेस लाएगा। आज जब आप कुछ समाज के लिए अलग करके जाते हो ना, तो वो लोग हमेशा याद कर रखते हैं। इतने सारे लोग हैं राजनीति में, चुनाव जीत के हार जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं, शायद लोग उनको याद भी ना रखें। पर अगर आप समाज के लिए कुछ छोटा भी अच्छा करके चले जाओगे ना, लोग आपको हमेशा याद करेंगे और हमेशा प्यार आपको देते रहेंगे। और वो प्यार का कोई आप उसको कभी मेजर ही नहीं कर सकते। तो हम लोग राजनीति में एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और मेरे परिवार में हमेशा ये चीज कहा गया है कि राजनीति अपने फायदे के लिए लोग नहीं करते, राजनीति हमेशा लोग दूसरों के फायदे के लिए। और जिस दिन राजनीति में लालची हो गई, हाँ राजनीति मतलब राजनीति में ना अहंकार चल सकता है, ना घमंड चल सकता है, ना लालच चल सकता है। मतलब जब हम पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो मेरे पिताजी हमसे यही पूछे कि क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि तुम अपना पूरा जीवन जनता के लिए गुजार देना चाहती हो? और हम बोले थे हाँ, मतलब हमको कुछ और आता ही नहीं है, हमको यही करना है। तो ये वहां से शुरू होता है और ये कभी खत्म नहीं होता। अगर आज कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारे पास चुनाव फिर से लड़ने का और जीतने का ऑप्शन है, वो है या तो फिर तुम जिंदगी भर के लिए समस्तीपुर में परमानेंट होके वहाँ पे रह के जनता की सेवा करते रहो, काम करते रहो, तो हमेशा वही चूज करेंगे हम समस्तीपुर में रह जाओ, जनता की सेवा करें। पर हाँ, जब आप चुनाव जीतते हैं तो आपको एक पावर मिलता है कि आप उस काम को फास्ट ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप समाज की सेवा तो एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं। पर जब आप एक पोजिशन ऑफ पावर में होते हैं तो आपको वो रिसोर्सेज मिलते हैं कि आप वो काम को और मजबूती से कर सकते हैं, आप वो काम को और जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए राजनीति जितनी बार आपने भाषण दिया है, हर बार बिहार के विकास या समस्तीपुर के विकास जैसे मुद्दों पे जोर दिया है। तो वो कौन कौन से की पॉइंट हैं जिनको आप प्रायोरिटी देंगे और सबसे पहले वो काम शुरू करेंगे? अभी मेरे को चुनाव लड़े और जीते हुए 1 साल हो गया लगभग। एंड 1 साल में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि मेरे लिए 4 पिलर्स हैं इस चुनाव में जो मेरा टारगेट है। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज आप अच्छे स्कूल बना दोगे, आप अच्छे अस्पताल बना दोगे, पर अगर वहां तक पहुंचने का साधन ही नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे कैसे? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुशेश्वर स्थान जैसे जगह भी है जो बाढ़ ग्रसित है, और आज भी जब बारिश का मौसम आता है तो कई ऐसे गांव हैं जिसमें बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है क्योंकि वो उनके पास वहाँ पे पुल ही नहीं है जाने का कॉलेज। तो ये सारी चीजें अपने चुनाव के समय हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हम नोटिस किए। कई ऐसे जगह थे जहाँ पे जो वेल कनेक्टेड नहीं थे, जहाँ पे महिलाओं को वो एक सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे भेजें। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत जरूरी की पॉइंट था। और हमेशा जब सड़क बनता है, पुल पुलियां बनती है, तो एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है उस जगह का। वहाँ का मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है, वहाँ पे नई चीजें आने लगती है, लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, एक्सपोजर अलग हो जाता है। तो इसीलिए वो सेकंड हमेशा हम हेल्थ को रखें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य हम लोग सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है। तो हम लोग अलग अलग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो, सदर हॉस्पिटल हो, वो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हो, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि योजनाएं तो सरकार की बहुत हो, बस वो सही तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए। इतनी सारी योजना है जो वृद्ध है, जो बूढ़े हैं, उनके लिए चल रही है। कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी, उससे हम लोग उनको जोड़ सकते हैं।
एजुकेशन, क्योंकि आई हैव टोल्ड द रीजन बिहाइंड एजुकेशन एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आउटरीच कैंप करना, गवर्नमेंट स्कूल्स को और बेटर करना, उनको एनेबल करना कि वो डिजिटलाइज हो सके, स्मार्ट क्लास यूज कर सके, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट लेवल एजुकेशन मिल सके, उसके लिए हम लोग को काम करना है। तो अब मतलब एक साल में तो संभव नहीं, पर पिलर्स हम लोग रखना शुरू कर दिए हैं। डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए हम लोग कुछ रोजगार के अपॉर्चुनिटीज खोल सके, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनके लिए हम लोग कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का काम कर सके समस्तीपुर में। ये सारा हम लोग का प्लान अभी तैयार है, कई हद तक उस पर काम हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तो बहुत काम हो रहा है। हम लोग अलग अलग CSR के माध्यम से भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, वो ओपन जिम्स हो, सोलर पैनल्स हो, ये सारी चीज़ें हम CSR के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग NGOs के हम टच में। एक तो होता है कि आपका MP फंड है, वो आ रहा है और वो आप उसमें उसके थ्रू काम करते हैं। एक होता है कि आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ पुल करके ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। शांभवी, अगर खुद को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? Ambitious, courageous, fearless. Okay, good. And okay, now apart from politics, free time में क्या करते हो? I love to spend time with my family, with my pets. अगर मेरे, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, और स्पेशली इतने सारे जगह भी, पटना, समस्तीपुर, दिल्ली, हर जगह हम लोग बिजी रहते हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, I like to spend it with my family. I have beautiful rescued dogs, adopted dogs, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। I like to run also. मतलब मेरे को लगता है कि माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह उठ के हम कोशिश करते, जहाँ पे भी हो, कि आई टेक 45 to 50 मिनट्स का रन, वॉकिंग, पावर वॉकिंग, जिसमें मतलब खुली हवा हो, पेड़ पौधे हो। पटना में जू है, मतलब अभी घर पे भी कभी कभी आई हुए, तो ये करते हैं। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ पूजा। ओके, तो हम कभी भी, वो हमेशा नजर आता है, हम पूजा किए बिना घर के बाहर नहीं जाते। और हमको लगता है कि हम लोग के प्रोफेशन में इतना ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन है और इतना ज़्यादा यू आर डीलिंग विद पीपल्स इमोशंस, लाइक इट्स लाइक साइकोलॉजी। 2 लोग सिमिलर नहीं होते और 2 लोग की समस्या भी सिमिलर नहीं होती। सबके अलग अलग समस्या होती है। आप उन सबके समस्या से डील करते हो, उनके इमोशंस को आप फील करते हो। कोई आपके सामने रो रहा है, कोई बहुत दुख में है, कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई घटना हो रही है। ऐसे में जो आपका खुद का इमोशनल बैलेंस है ना, वो कहीं कहीं वो होने लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में जब 15-20 मिनट्स मिलता है, एंड देन हम बहुत ज़्यादा, हम रिलीजियस हैं, हमको भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ है और हम बहुत गॉड लविंग है, गॉड फियरिंग नहीं है। तो ऐसे में आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई गॉड, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद महादेव, आई प्रे टू हिम, आई चैंट, मेडिटेट करते हैं। जो भी मेंटल अगर ब्लॉकेज हो उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो ये 3 चीज़ है जो मेरी प्रायोरिटी है कि अगर मेरे पास दिन में 1 घंटा भी है तो 1 घंटे में हम यही 3 चीज़ करेंगे। मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, साइन के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ रहना। वो एक बिहारी होने का वो क्या मतलब वो क्या पसंद है एज अ बिहारी? मेरे लिए बिहारी होना ही सब कुछ है। मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन टू हैव बीन बोर्न ऑन द लैंड ऑफ बिहार। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला है, मेरे को ये मिला है। हम बिहारी हैं और हम हर समय गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है कि आपको एक ऐसे प्रदेश में जन्मने का मौका मिला जिसका इतिहास ऐसा हो, जिसकी संस्कृति ऐसी हुई। और अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है कि आप उस संस्कृति को, उस इतिहास को आगे लेके चले और अपने स्टेट के लिए आप कुछ करें, तो आपको बिल्कुल कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको हमेशा रहना चाहिए। मतलब कोई कुछ भी होने के पहले हम बिहारी हैं, बिल्कुल ऑलवेज प्राउड टू बी अ बिहारी। एंड आई एम दैट पर्सन जो कह सकते हैं कि जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा ना,
तब तक हम बिहार के लिए लड़ते रहेंगे। क्या बात है, ये आई थिंक हम लोग सब बिहारी के साथ होता है, कहीं भी घूमने चले जाओ, बट वंस पटना एंटर करके घर आ गए। घर आ गए मतलब हम लोग ना थे, और हम लोग के साथ तो ऐसा है ना, हम लोग बाहर ही रह सकते हैं, क्योंकि अपने बिहार का कल्चर, जो बिहार का ये है, वो इतना डिफरेंट है। मेरे को तो जब हम दिल्ली गए, मेरे को 3 महीने हो गए कि हमको यहाँ की हवा में कुछ है, यहाँ की हवा में ही कुछ है, यहाँ की हवा में ही इश्क जो आता है उसको हो जाता है। बिल्कुल, क्या बात तो है। ये चीज तो है। सो बिहार की बेटी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि बिहार की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नए जोश के साथ बिहार के लिए वर्क कर रही है, हर के लिए एक प्रेरणा बन रही है। एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव शांभवी इन बिहार एज अ पॉलिटिशियन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा करो, बिहार के लिए बहुत 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 कुछ करो। अब खुद अपना ध्यान रखो एंड बी दैट ऑनेस्ट पर्सन व्हाट यू आर ऑलवेज। सो होप कि ऐसा ही हो, और इसी ऑनेस्टी के साथ हम काम करते रहे और आप लोग सबको प्राउड फील कराते रहे। बिल्कुल, ऑलरेडी 1 साल बहुत ही छोटा टाइम है, बट लोग सब कोई बहुत सारे आशीर्वाद तुमको देते हैं, बहुत खुश है। सही बोलती हो तुम, बिहार की बेटी हो, बहन हो, जो भी अपने एज के हिसाब से जो भी कहे, सो इसको मेंटेन करके रखना। एंड सो नाइस टॉकिंग टू यू शांभवी। अगर अपने चैनल से, अगर इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, लाइक कुछ भी, और फॉर द व्हाटएवर, तो आई एम ऑलवेज देयर। I want to thank your entire team of आंखों का सफर, क्योंकि पॉडकास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम बन गया है अपनी बातों को रखने का, अपने विचारों को रखने का। And I'm just so happy and glad that I have somebody like you who is doing it, who's also a fearless voice for women. I have been her student, and I know that she has worked very hard in her life, and what she's doing right now is simply amazing. I wish her all the best. And I just hope कि आंखों का सफर बिहार का सबसे ट्रेंडिंग YouTube चैनल बन जाए, और हम लोग भी शालिनी में से टाइम मांग रही थी, हम लोग पॉडकास्ट करिए, आपके पास टाइम है। आई होप ऐसा हो आंखों का सफर। Thank you so much. Thank you. Shambhavi.